इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सादत हसन मंतो की द डॉग ऑफ टिटवाल इस चैप्टर को, इस कहानी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समराइज किया है। अगर आपने अब तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डॉग ऑफ टिटवाल का समरी वीडियो अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम डॉग ऑफ टिटवाल के क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं। पहला सवाल है, कमेंट ऑन द वे नेचर इज डिस्क्राइब्ड एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस पूरे सेक्शन के अंदर, वॉर एंड वायलेंस के अंदर, हमने अब तक जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं, जितनी भी पोएम्स पढ़ी हैं, सबके अंदर हमें कॉमन सी चीज नजर आती है। वो ये है कि हर एक कहानी के अंदर नेचर को बखूबी डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप ड्यूल्स एंड डेकोरम इस देखो, उसके अंदर भी नेचर बताया गया है। अगर आप रिटर्न फ्रॉम सॉम देखोगे, उसके अंदर भी नेचर का काफी अच्छा वर्णन किया गया है। जनरल योर टैंक इस पोएम को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भले ही युद्ध की बातें चल रही हो, युद्ध की तैयारी चल रही हो, नेचर अपना काम कर रहा है, नेचर खूबसूरती फैला रहा है। वही सेम चीज हमें इस चैप्टर के अंदर भी दिखाई देती है। चैप्टर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ओर से दो सैन्य इस टिटवाल की पहाड़ियों के ऊपर डेरा जमाए हुए, दोनों साइड से रोज फायरिंग होती है, रोज यहाँ पे युद्ध होता है। लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि ये सितंबर और अक्टूबर का महीना है और इसके बीच में नेचर बहुत ही खूबसूरती से अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। हम देख रहे हैं कि नेचर को कोई परवाह नहीं है कि इंसानों के बीच में क्या चल रहा है। नेचर अपने अपने कोर्स पे चल रहा है, नेचर अपने अपने चक्र के हिसाब से चले जा रहा है। यही सेम चीज हमें इस पूरे वायलेंस एंड वॉर इस सेक्शन के अंदर पढ़ने को मिली है। जो हमारे लिए मैसेज ये है कि इंसानों की छोटी मोटी गतिविधियों का, जो कि आपसी कलह होता है, आपसी कलह का नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखने वाले हैं, द क्रॉनिकल्स ऑफ पीकॉक, उसके अंदर हम इसके अपोजिट पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग बाय वारिस शाह। दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस समरी के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वारिस शाह की हीर और रांझा की कविता को इस पोएम के अंदर बंता सिंह नामक एक सोल्जर गाते हैं। सबसे पहले उस गीत के जो बोल है उसके अनुसार अगर हम देखें तो हीर रांझा को कंप्लेंट करते हुए कहती है कि कोई भी दुखियारी प्रेयसी का सांत्वन नहीं करता। मैंने एक फकीर से बात की लेकिन वो भी मेरा सांत्वन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हीर को कोई ना कोई दुख है। वो दुख ये है, वो कहती है कि एक गरुड़ का जो कुंज था वो एक कौवे के हवाले कर दिया है। ये चीज हमें दिखाई, इससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये एक जगह के ऊपर किसी को वहां से बाहर धकेल देना और दूसरे ने उस जगह पर कब्जा करना, इस चीज के बारे में आता है, जो कि हमें बखूबी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की याद दिलाता है। तो ये जो सॉन्ग है ये जानबूझकर इसके अंदर डाला गया है ताकि वो फील हमें मिल सके। उसके जवाब में रांझा हीर को कहता है कि वो गरुड़ जिसने अपना कुंज कौवे के हवाले कर दिया, कुंज का मतलब अब कह लो कि खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन, तो जिस गरुड़ ने अपना खूबसूरत सा कुंज कौवे के हवाले कर दिया है, उस गरुड़ को मार दिया गया है। इस चीज से हमें पता चलता है एक सैनिक का जज्बा किस तरह से होता है। अगर कोई हार जाता है तो उसे कायर मान दिया जाता है और हारे हुए सैन्य का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, उसे मार दिया जाता है। तो ये चीज हमें वारिस शाह के पोएम से पता चलती है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द लॉजिक ऑफ नेशनल बाउंड्रीज सीम्स टू एक्सटेंड टू द एनिमल किंगडम इन दिस स्टोरी। हाउ डज मंतो यूज हिज आइडियाज टू शो अस द सेंसलेसनेस ऑफ वायलेंस एंड इट्स इफेक्ट ऑन इट्स विक्टिम्स। दोस्तों, इस कहानी का जो विक्टिम है वो है एक कुत्ता, जिसे भारतीय साइड ने चप्पड़ झुनझुन नाम दिया था और पाकिस्तानी साइड ने सपर सुनसुने नाम दिया गया था। जब हम इस कुत्ते की कहानी पढ़ते हैं, कुत्ता जो कि इस कहानी का सेंट्रल पॉइंट भी है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो वायलेंस है, जो खून खराबा है, उसके विक्टिम्स, जो भी उसके शिकार होते हैं, वो अक्सर निष्पाप लोग होते हैं। एक कुत्ता, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई देश नहीं है, लेकिन जब इन सैनिकों के मन के अंदर भारत और पाकिस्तान, ये चीज इतनी गहराई से बैठ गई है, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान साइड से, अपने साइड में कुत्ता भी उनको आना गंवारा नहीं है। वो कुत्ते को भी एक नेशनलिटी असाइन कर रहे हैं। दोनों साइड से ऐसा हो रहा है और ये नेशनलिटी हमें एनिमल किंगडम के ऊपर इंप्लीमेंट करना बहुत ही अटपटा सा लगता है। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि अगर किसी एक परिवार के साथ आपकी दुश्मनी है, अगर आपका नहीं बनता, तो उस घर से बाहर निकलने वाला कुत्ता भी आप देखोगे ना,
तो उसको भी आप पत्थर मार दोगे। तो ये सिर्फ सैन्य के ऊपर या आर्मी के ऊपर ही इंप्लीमेंट होने वाली विचारधारा नहीं है, बल्कि एक आम इंसान भी इस विचारधारा का अक्सर शिकार बन जाता है। और वो जब शिकार बन जाता है तो अक्सर नुकसान, जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस इंसान से हमारी दुश्मनी है, जिस परिवार से है, उसके लोगों को हम पत्थर नहीं मारते, उस घर के जो कमजोर वाले सदस्य होते, हो सकते छोटे छोटे बच्चे, या फिर उस घर के पेट डॉग्स और कोई जानवर अगर वो पालते हैं वो, या फिर कोई गरीब इंसान नौकर जो उस घर में काम करते हैं, हम उन लोगों को सजा देते हैं, ना कि मुख्य दुश्मन को। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो विक्टिम्स होते हैं, जो शिकार होते हैं, वो कमजोर और निष्पाप प्राणी और निष्पाप लोग होते हैं। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी, राइवलरी के बारे में अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो सैनिकों को युद्ध के लिए आगे करते हैं, हमने कभी सुना नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन, कोई प्रधानमंत्री किसी युद्ध के अंदर मारा गया, या कोई आर्मी जनरल किसी युद्ध के अंदर मारा गया। अक्सर बड़े ऑफिसर्स या बड़े पॉलिटिशियंस वो कभी नहीं मारे जाते, वो कभी युद्ध का शिकार नहीं बनते। शिकार बनते हैं फ्रंट लाइन के ऊपर सबसे छोटे ओहदे पर लड़ाई करने वाले सैनिक। सबसे ज्यादा काम जो करते हैं वो सबसे छोटे ओहदे पर सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाले सैनिक होते हैं, और वही अक्सर युद्ध का शिकार बनते हैं। ये चीज हमें डॉग ऑफ टेटवाल इस कहानी को पढ़ने के बाद समझ में आती है, जो कि इस कहानी का सेंट्रल पॉइंट है और इस कहानी का या इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू द सोल्जर्स इन द स्टोरी प्रोजेक्ट देयर ओन एंग्जाइटीज ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी? कमेंट ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक अस एंड देम, दिस साइड, दैट साइड, सिख एंड मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों सैन्य हम देखते हैं कि वो टेटवाल की पहाड़ियों के ऊपर डेरा जमाए हुए हैं। दोनों एक दूसरे के बीच में अटैक करते हैं। दिन में 10-12 राउंड उनके एक दूसरे के ऊपर फायरिंग हो जाते हैं। ऐसे में सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो भारतीय सैन्य है, वो अपने आप को पूरी तरह से भारतीय मानता है और अपने देश के लिए बहुत वफादार है। यही सेम चीज पाकिस्तान के साइड से भी पूरी तरह से वैलिड है। वो भी अपने आप को पूरी तरह से देशभक्त मानते हैं, पूरी तरह से पाकिस्तानी मानते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि कहानी के शुरुआत में जब भी कभी पाकिस्तानी खेमे के बारे में बात होती है तो वो लोग करके बात होती है। वो लोग पाकिस्तानी या मुसलमान नाम से उनको पुकारा जाता है। वही दूसरी ओर से जो पाकिस्तानी है वो भारतीय सैनिकों को वो लोग और सिख राज करके पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो सामने वाली रेजिमेंट है, जो सामने वाली सैन्य है, उसके अंदर सिख लोग हैं जो बतौर सैनिक काम कर रहे हैं, और भारतीय सैनिक को पता होता है कि सामने वाले जो भी सैनिक है वो मुसलमान है। तो वो अक्सर इस तरह से एक दूसरे को संबोधित करते हैं या इस तरह से दूसरे सैन्य का उल्लेख करते हुए हमें नजर आता है। साथ ही साथ इस कहानी के अंदर एक बार जब एक कुत्ता ऊपर आ जाता है और कुत्ते को अपनी आइडेंटिटी या अपनी नेशनलिटी प्रूव करने के बारे में कहा जाता है, तो कुछ देर के बाद अचानक से एक सैनिक होता है जो चिल्ला पड़ता है, भारत माता की जय। वहां पे आप देखोगे हालांकि इस तरह का कोई माहौल नहीं होता है, ये कोई युद्ध नहीं होने वाला है, लेकिन अचानक से वो भारत माता की जय चिल्लाने लगता है। ये हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रूव करने के बारे में दिखाता है। हम दिखाना चाहते हैं हमारे अंदर कितनी देशभक्ति है, दिखाना चाहते हैं हम कितने नेशनलिस्ट है। ये एक इंसानी भावना है, और ये सेम चीजें, ये एंग्जाइटी हम सैनिकों के अंदर ज्यादा तौर पर क्यों देख सकते हैं? क्योंकि वो सारे लोग अक्सर बाकी के सोसाइटी से, बाकी के समाज से अकेले पड़ जाते हैं। कोई सैनिक, जैसे कि इस कहानी में हम देखते हैं, वो टेटवाल की पहाड़ियों पे जितने भी उनका झुंड है 10-12 सैनिकों का, वो सारे के सारे लोग कई दिनों से एक ही जगह पर वहां पे सेटल्ड है। बाकी समाज से, बाकी दुनिया से उनका कोई कांटेक्ट है ही नहीं। ऐसे में एक दूसरे के अंदर उनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, देश के प्रति वो काम कर रहे हैं, तो देश के प्रति नेशनलिस्ट की भावना, नेशनलिज्म की भावना उसमें उन लोगों में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द allusion to the poem by वारिस शाह is just one instance of commonality between the soldiers from the opposing sides. Can you find other examples? दोस्तों, वारिस शाह की जो पोएम है वो हीर और रांझा की कहानी दिखती है, और हीर और रांझा की कहानी भारत और पाकिस्तान दोनों की विरासत है। अगर हम देखेंगे हीर और रांझा की कहानी, तो पंजाब के अंदर ये कहानी हुई थी, घटित हुई थी, और आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश हीर और रांझा की कहानियों को, हीर और रांझा के गीतों को अभिमान के साथ गाते हैं। तो ये दोनों की कॉमन चीज है। ऐसे ही कुछ कॉमन चीजें अगर हम देखें तो ये कुत्ता भी दोनों के लिए सेम है। जो नेचर है, जो टेटवाल की पहाड़ियां हैं जहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं, वहां का नेचर, वहां की खूबसूरती, ये चीज दोनों के बीच में कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन अगर कोई चीज है तो वो है कि इन दोनों के भी मन, भले ही एक दूसरे के साथ ये दोनों सैन्य लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही कुछ कॉमन
एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, दोनों ही नेशनलिस्ट हैं, दोनों ही देशभक्त हैं। 6th क्वेश्चन है, बोथ हुसैन एंड मंतो यूज एनिमल फिगर्स, हाउ डज दिस हेल्प देम टू कन्वे देयर आइडियाज टू अस। दोस्तों 26 चैप्टर जिसका नाम अ क्रॉनिकल ऑफ पीकॉक है, उसके राइटर इम्तियाज हुसैन पीकॉक यानी मोर का यूज करते हैं अपनी बातों को रीडर तक रखने के लिए। और इस कहानी के अंदर सादत हसन मंतो एक कुत्ते का उदाहरण रखते हैं अपने उदाहरण को आगे रखने के लिए। जब हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें बहुत क्लियरली नजर आता है कि किस हद तक दुश्मनी या एनिमोसिटी इंसान के घर के अंदर, इंसान के दिमाग के अंदर घर कर रह जाती है। जब हम सादत हसन मंतो के कुत्ते की कहानी सुनते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कुत्ता एक निष्पाप सा जीव दो देशों की दुश्मनी का शिकार बन गया। कुत्ते का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, कुत्ते ने कोई गुनाह नहीं किया है, कुत्ते की कोई नेशनलिटी नहीं है, उसका कोई देश नहीं है, कुत्ता तो आजाद है चाहे जहां पे जाए। लेकिन ये चीज दोनों ओर के सैनिकों को समझ में नहीं आती और कहीं ना कहीं युद्ध के जोश के अंदर, आवेश के अंदर वो कुत्ता मारा जाता है। यही सेम चीज अक्सर कॉमन लोगों के साथ होते है, ऐसा हमें दिखाई देता है। जब हम क्रॉनिकल ऑफ पीकॉक पढ़ते हैं तो उस कहानी की शुरुआत के अंदर ही इम्तियाज हुसैन हमें कहते हैं कि भारत के अंदर एक युद्ध या एक बॉम्ब का परीक्षण हुआ और उस परीक्षण के बाद जयपुर के अंदर जो मोर थे वो अचानक से उड़ने लगे, उड़कर चले गए, दूर दूर तक चले गए। तो यहाँ पे वो जो हम नेचर के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, उस इम्पैक्ट का मोरों के ऊपर कितना असर होता है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोर सिर्फ एक सिंबल है। हम देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर कहीं ना कहीं शांति और सुख समृद्धि की निशानी है। ऐसे में जब एक बॉम्ब के कारण मोर उड़कर चला जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं सुख, शांति और समृद्धि इसके इनडायरेक्ट बात होते हुए हमें दिखाई देती है। इसी तरह से इम्तियाज हुसैन की और कई सारी इमेजरी हमें आने वाले चैप्टर के अंदर दिखाई देने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के समरी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साला गाढवाचं